हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी मैम करंट अफेयर्स चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को। कल हमने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था और आज ही इसका पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है। देखिए, जब डेंगू फीवर हमें होता है तो उस दौरान जो ब्लड काउंट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो प्लेटलेट्स है वो जिम्मेदार होती है कि डेंगू के समय जो रक्तस्राव है वो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मानव शरीर का जो ब्लड है, जो खून है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लेटलेट से निर्मित होता है। ठीक है। और जनरली क्या होता है कि ह्यूमन शरीर में 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक जो है प्लेटलेट्स की संख्या होती है। लेकिन जब डेंगू फीवर होता है तो उस दौरान जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती है और वो हार्डली 3-4 दिनों में 20,000 से लेकर 40,000 तक हो जाती है। ठीक है। डेंगू फीवर को हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, जो कि वायरस के कारण ये फीवर होता है। तो ये था आपका डेंगू से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो आपको ये फूड चेन दी हुई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो श्रृंखला है, आहार श्रृंखला है, फूड चेन है, वो करेक्ट होगी। आप इसको बेसिकली ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखें, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। जैसे कि घास है, ग्रास को रेट ने खाया, रेट को स्नेक ने खाया और उसके बाद स्नेक को किसने खाया? उसको खा लिया है होक ने, यानी कि बाज ने। तो यहाँ पर जो श्रृंखला है वो बी ऑप्शन वाली सही होगी। आप अदर ऑप्शन को चेक कर सकते हो, इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसमैच बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अदर इन्फॉर्मेशन का अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम बात करें फूड चेन की, तो सर्वाधिक भाग जो है वो शाकाहारी उपभोक्ता का होता है। और उपभोक्ता जो है वो हमारे 3 तरीके के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वो घटक होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें। फिर है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अगर देखिए आपने अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखा है तो बेसिकली उसका जो आवरण है, जो बाहरी स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे घुल जाएगा। मतलब अंडे का आवरण जो है वो घुल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिरका है वो क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है, जिसकी प्रकृति जो होती है वो होती है एसिडिक नेचर की। और इसी वजह से जब आप अंडे को उस सॉल्यूशन में रखोगे तो उसका जो बाहरी आवरण है वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। और अंडे का जो छिलका होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। और अंडे में बहुत अधिक मात्रा में आपको प्रोटीन भी देखने के लिए मिलता है। मतलब प्रोटीन आपको बहुत मिलता है अंडे से। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। अब जो स्पिनिच होता है, जो पालक होता है, नेचुरली आप उसमें देखोगे तो उसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड देखने के लिए मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये आपको खट्टे पदार्थों में देखने के लिए मिलता है। लैक्टिक एसिड ये दूध में देखने के लिए मिलता है। और टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये आपको हल्दी में देखने के लिए मिलता है। और ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे टमाटर में भी देखने के लिए मिलता है। आपने देखा होगा कि जब आपके कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं तो जनरली घरों में क्या करती हैं मम्मी लोग, वो टमाटर को रब करती हैं, क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड है वो दाग धब्बों को मिटाने में भी काफ़ी कारगर साबित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जो गॉइटर है वो कैसी बीमारी है? ठीक है। मतलब वो कहाँ होती है, कैसी बीमारी है, किस वजह से होती है? तो देखिए, जो गॉइटर है वो संबंधित है आपकी थायराइड ग्लैंड से। मतलब थायराइड ग्रंथि में ही आपको ये गॉइटर देखने के लिए मिलता है। जब आपके आहार में आयोडीन की कमी होने लगती है, जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो आपको गॉइटर बीमारी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सोलर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो देखिए, जो सोलर सेल है यानी कि जो सोलर सेल है वो सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो देखिए, जब आप वायु को अपर्याप्त मात्रा में जब जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देखने के लिए मिलती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस गैस है। इसका जो कलर है वो बेसिकली कलरलेस होती है, मतलब ये रंगहीन होती है। और इसका फॉर्मूला CO, अनुसूत्र कह सकते हो आप इसका, वो CO होता है। और बेसिकली जो आपके मोटरयान है या फिर कारखाने वगैरह हैं उनमें से ये गैस निकलती है, जो कि आपके जो श्वसन तंत्र है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैस है आपकी CO। नेक्स्ट है, जठर अम्ल डैश के द्वारा पेट में स्रावित होता है। मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है या गैस्ट्रिक एसिड है वो सेक्रेटेड होता है आपका स्टमक में, किसकी हेल्प से? तो देखिए, ये होता है बेसिकली आपका पार्श्विक कोशिकाओं के सहायता से। मतलब जो पेरिटियल सेल होती हैं उसी के द्वारा पेट में ये अम्ल स्रावित होता है। ठीक है। और इसका जो रंग होता है, जठर रस का जो रंग होता है वो हल्का पीले रंग का होता है। और इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। नाम से पता चल रहा है एसिड, तो इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? वो एसिडिक नेचर होगा।
नेक्स्ट है पृथ्वी की ऊपरी सतह जो भू प्रॉपर्टी होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो देखिए जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है जिसको भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में देखने के लिए आपको मिलता है वहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। वहीं बात करें ऑक्सीजन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जो मिलती है हमें सिलिकॉन मिलती है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट वहाँ पर मिलता है वो मिलता है आपको एल्यूमिनियम, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद सिलिकॉन मिलेगा, देन आपको एल्यूमिनियम वहाँ देखने के लिए मिलेगा। और पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, यानी कि भू प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायित्व है? तो दही जमाने के लिए बेसिकली हमको जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आपने अक्सर देखा होगा दूध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, लैक्टिक, इन सब से काफ़ी रिलेट करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको लैक्टिक, लैक्टोज ये सब मिले तो ध्यान रखना कि वो कहीं ना कहीं आपका दूध के प्रोडक्ट से या फिर दूध से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो दही के जमने के लिए बैक्टीरिया यूजफुल है वो है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। ठीक है, हमेशा हम ये बोलते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में बैक्टीरिया जो है वो मानव के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं। बात है ये बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो एक साइंटिस्ट थे, नाम है जिनका एंटोनी वॉन लीवनहॉक। उन्होंने 1683 में बैक्टीरिया की खोज की थी, और लीवनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये था आपका 60 क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। फिर है पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R। आपने सुना होगा 3 R, इनका मतलब क्या होता है? अभी तो RRR फिल्म भी आई है, लेकिन आपको 3R का मतलब यहाँ पे बताना है पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में। तो पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दिवस हर साल हम कब मनाते हैं, और इस साल की थीम क्या थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है जॉर्ज जोहान मेंडल ने किस पर अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जो मेंडल थे उन्होंने बेसिकली मटर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और वहीं से उन्होंने वंशानुक्रम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट होगा। वही बात करें आपको मेंडल की, तो मेंडल को ही आनुवंशिकता का पिता भी कहते हैं, और जेनेटिक्स नाम जो था वो बेसिकली W वॉटसन ने दिया था। नेक्स्ट है स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? अब जो टेस्ट में आपके खट्टे पदार्थ होते हैं तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो होती है एसिडिक। आपने 3 नाम सुने हैं, एसिड, बेस और आपका न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक नेचर का कुछ भी होगा तो वो आपको खट्टा लगेगा, बेस नेचर का जो होगा तो वो आपको कड़वा लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या होते हैं? मतलब अगर किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना हो तो सबसे अच्छा वहाँ पर फैक्टर है वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज मिलती है उसी के हिसाब से आप वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को अच्छा मेज़र कर सकते हो। और हर साल जो आपकी जैव विविधता दिवस है वो मनाया जाता है 22 मई को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर जो है ना वो डे से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस साल की जो थीम थी वो थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बेटर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो इस साल की जो थीम है 2023 की, जो हमने 22 मई को डे मनाया है, वो क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मनुष्य में आमतौर पर कायक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? अब देखिए हमारे शरीर में किसी भी आमतौर पे मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 23 पेयर होते हैं, और इन टोटल कितने होते हैं? वो आपके पास 46 होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर और 1 पेयर, तो 22 पेयर आपका सेम होता है, लेकिन एक जो ये पेयर होता है ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर सोमेटिक क्रोमोसोम्स की बात की गई है, तो ये पेयर होंगे आपके 22। और ये जो लास्ट पेयर होता है आपका 23rd पेयर, यही डिसाइड करता है कि आपका जो बेबी होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेल में ये अलग होता है और फीमेल में ये अलग होता है। नेक्स्ट है सभी सजीव जीवों को व्हाइटर ने यानी कि 1969 द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के तहत कितने समूह में वर्गीकृत किया था? तो देखिए 1969 में सभी सजीव जीवों को व्हाइटर ने बेसिकली 5 डिफरेंट समूह में वर्गीकृत किया था, और ये 5 ग्रुप कौन से थे? पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो ये 5 ही आपको नाम याद रखने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक है, जो फादर है, वो कहते हैं कैरोलस लीनियस को। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो द्विनाम पद्धति थी उसके जनक भी कौन है? वो भी कैरोलिनियस लीनियस है। तो ये इसमें इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है? तो जो शुक्र का वायुमंडल होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से ही आपका शुक्र का वायुमंडल बना होता है, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4।
ऑक्जेलिक एसिड मैंने आपको बताया पालक में देखने के लिए मिलता है, टमाटर में देखने के लिए मिलता है, और कपड़ों पे दाग धब्बे जब लग जाते हैं तो घरों में हम ऑक्जेलिक एसिड यानी कि टमाटर का इस्तेमाल करते हैं उसको साफ करने के लिए। और कई बार ये हाइड्रोक्लोरिक का भी पूछ लेते हैं कि म्यूटेरिक अम्ल किसे कहते हैं, तो म्यूटेरिक अम्ल ये कहते हैं आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो ऑप्शन यहाँ पर जो इसका सही होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अदर फैक्टर भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण में मापा मतलब किस में इसको मापा जाता है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है नॉइस पोल्यूशन उसको बेसिकली हम मापते हैं डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो सामान्य हम बेल में मापते हैं और जिसका 1/10वां भाग ही क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। वही बात करें एम्पियर की, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम एम्पियर का यूज़ करते हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाई ये जूल होती है और ओम जो है ये आपका रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो करता है आपका आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और जो आरबीसी होती है इन्हीं को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, तो ये भी आपका ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ये है आपका रेड ब्लड सेल का जीवन काल ये होता है आपका 120 दिन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होता है इसका जो औसतन जीवन काल होता है वो होता है 1 से 4 दिन का। ठीक है, कहीं कहीं 3 से 4 दिन होता है लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 4 दिन तक के लिए इसका होता है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो बेसिकली इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और ये हमारे शरीर में बीमारियों से बचाने और प्रतिरक्षा कोशिका के रूप में हमारा कार्य करती है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑप्थेमोलॉजिस्ट किसका उपचार करते हैं। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो है वो आपका इलाज करते हैं आंखों का। जब भी आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे आपने देखा होगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, तो उसमें एक होता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट जो कि आंखों के संबंधित बीमारियों का इलाज करता है, तो आंखों से संबंधित है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। वही बात करें अगर त्वचा का तो ये होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। हड्डियों की बात करें तो वो होता है आपका आर्थोपेडिशियन। ठीक है, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस। अभी मैंने आपको बताया 22 मई को ये मनाया जाता है और इस साल की थीम भी मैंने आपको बताई थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। 28 फरवरी को हम मनाते हैं आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट कर देता है। तो ओजोन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, और ये किस चीज़ को नष्ट कर देता है, तो ओजोन जो है नष्ट करने वाला फैक्टर है आपका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है वो आपका ओजोन की लेयर को नष्ट कर देता है और ओजोन की वजह से ही मतलब ओजोन लेयर जो है वो हमें यूवी रेस से बचाती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो इसके डिप्लेशन से क्या होगा कि हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें उन सभी फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन आज के समय में हो रहा है, तो उनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है, ओजोन होल की खोज अगर हम बात करें तो 1984 में 1984 में जोसेफ फोरमैन और बी गार्डनर तथा जे शेंकलिन ने इसकी खोज की थी और ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए 1987 में 84 है हाँ 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और हर साल ओजोन डे ये हम बनाते हैं 16 सितंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको बताया कि 3 तरीके की आपकी चीज़ें होती हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक जो होता है वो आपका टेस्ट में लगेगा खट्टा, लेकिन जो बेस होता है वो आपको लगेगा कड़वा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षारक, बेसिक। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक वो तरीका जिससे जो प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं। तो देखिए इसीलिए जो संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा है वो केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में वो यात्रा नहीं कर सकती है। तो देखिए वो जो बेसिकली है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। साउंड को ट्रेवल होने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि साउंड है वो आपका ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। सबसे ज़्यादा वो ठोस में चलेगी, उससे कम द्रव में, देन गैस में, लेकिन वैक्यूम में वो नहीं चलती है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स देखने के लिए मिलता है? तो रिकेट्स के लिए शरीर में जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वो है विटामिन डी, जो हमें सूर्य से मिलता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, बेसिकली बच्चों में देखने के लिए मिलता है, तो वो रिकेट्स बीमारी होने लगती है, जिससे कि जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, और इसको हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में ये होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में स्थित होती हैं? तो जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं किडनी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो OH जो है ये बेसिकली आपका रिलेट करता है अल्कोहल से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वायुमंडल दाब को मापने के लिए हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को मापने की SI मात्रक जो होता है वो बार होता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पावो क्रिस्टेटस, इसका सामान्यतः रूप क्या होता है? तो जो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है यानी कि मोर, उसी का साइंटिफिक नेम होता है पावो क्रिस्टेटस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो 26 जनवरी 1963 को इसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, और मोर के साथ साथ ये श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है, कैसीन एक प्रोटीन है जो कि किस में पाया जाता है? तो जो कैसीन है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आपको देखने के लिए मिलेगा दूध में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का जो pH होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो देखिए pH स्केल होती है जो कि 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, बीच में 7 यानी कि न्यूट्रल होता है, इससे पहले सभी के सभी होते हैं आपके एसिडिक, और इसके बाद के सभी होते हैं ये बेसिक। स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यहाँ पर जो है वो वीक एसिड आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4-5 पूछा, अब 1 2 3 4 ऐसे आप 7 तक यहाँ लिखोगे तो 4-5 समवेयर यहाँ लाई करेगा, तो इसका मतलब ये एक तरीके के क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कि जो मॉडर्न मैन है फिलहाल उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? तो उनका साइंटिफिक नेम ये होता है होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को ये हम मापते हैं कैलोरीज में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा कि भोजन की ऊर्जा को हम कैलोरीज में मापते हैं। नेक्स्ट है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कि जो ऑर्गेनल होता है वो क्या होता है? तो किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग या फिर ऑर्गेनल होता है वो होता है नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसे कोशिका का ऊर्जाघर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन में फिनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है? तो देखिए डिफरेंट सॉल्यूशन यानी कि एसिडिक बेसिक को मापने के लिए अलग अलग इंडिकेटर हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें से एक होता है फिनोल्फथलीन। तो अगर हम अम्लीय विलयन को देखना है तो फिनोल्फथलीन का कलर जो होता है वो होता है रंगहीन यानी कि कलरलेस। वही अगर बेसिक सॉल्यूशन में इसका रंग देखें तो वो होता है गुलाबी यानी कि पिंक। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो देखिए बच्चे का जो लिंग होता है, किसी भी बच्चे का लिंग वो निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र पर यानी कि फादर के क्रोमोसोम्स पर, क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। 22 पेयर आपके सेम होते हैं लेकिन एक पेयर आपका अलग होता है। मेल में आपके XY मिलते हैं, और अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पर XX आपको देखने के लिए मिलता है। तो यही फैक्टर जो है Y वाला, ये किसी भी बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है जो कि फादर से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है। तो जो निमोनिया है, अगर फेफड़ों में सूजन हो जाती है तो उस कारण आपको निमोनिया देखने के लिए मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आपने मेनिंजाइटिस रोग के बारे में भी सुना होगा, जब मस्तिष्क में सूजन हो जाती है तो उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस रोग देखने के लिए मिलता है। तो लेकिन निमोनिया जो है वो फेफड़ों में अगर सूजन होती है तो उस कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो देखिए जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है ये, तो वो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर करी थी? तो ये की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौगिक दाता के रूप में जाना जाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर ये होता है O, और O में भी कौन सा? O नेगेटिव ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो वो होता है आपका AB। बेसिकली ब्लड ग्रुप आपके 4 प्रकार के होते हैं, AB और O। और रक्त समूह की खोज ये की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? अब देखिए आपके पास कोई एटम है, ठीक है,
और उसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलता है, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं परमाणु या मास नंबर, आप एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की आपूर्ति प्रदान करता है? तो विटामिन सी की आपूर्ति जो पूरी होती है वो होती है साइट्रस फ्रूट से, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनसे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट होगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका एक्सकॉर्बिक एसिड, और इसी की कमी से हमें स्कर्वी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 OH का IUPAC नेम। तो देखिए आपने 9th-10th में अगर नॉमेनक्लेचर किया होगा अच्छे से तो आप इसको आराम से बता सकते हो। एक सीरीज़ होती है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, इस तरीके से आपकी सीरीज़ चलती है। तो ये 1 नंबर, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है, कार्बन की संख्या 2 होती है, कार्बन की संख्या 3 होती है, तो उस हिसाब से पूरी नंबरिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो मैथ, एथ, प्रॉप, तो प्रॉप इतने का आपका प्रॉप हो जाएगा, और OH आपका नॉल के लिए होता है, तो प्रोपेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो वो होता है आपका यकृत, यानी कि लीवर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेरी किस वजह से होता है? तो देखिए बेरी जो होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलता है बेरी रोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से भी जाना जाता है? B2 के नाम से हम जिसको जानते हैं वो होता है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। थायामीन की बात करें तो ये होता है विटामिन B1, और इसके बाद नियासिनामाइड की बात करें तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है विटामिन B3, और साइनोकोबालामीन की बात करें तो ये होता है विटामिन B12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो देखिए इनमें से जो आइरिस है यही आपका जो है मानव अंग, जो मानव नेत्र है उससे संबंधित है, और आइरिस ही जो है वो आपकी रोशनी कितनी अंदर आनी है उसको कंट्रोल करने का काम भी आइरिस के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है कॉलेरा किस वजह से होता है, मतलब किस वजह से ये कॉलेरा नाम की बीमारी होती है? तो कॉलेरा जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, वो क्या होता है? तो अंतरिक्ष यात्री जिसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं तो वो होता है क्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में मौजूद पदार्थ वो होता है निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। तो ये थे आपके साइंस का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमने 51 से 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट नंबर 3 जल्दी ही आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।